हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राहुल सोनी और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे सिलेक्शन तक पर। हम लोगों ने यूथ कंपटीशन टाइम्स की प्रैक्टिस लाइन बुक स्टार्ट की थी, जिसमें 51 प्रैक्टिस सेट है। प्रीवियस क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 3 स्टार्ट किया था, जिसके क्वेश्चन 1 से 31 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज इसी का प्रैक्टिस सेट क्लास थर्ड का पार्ट 2 रहेगा, जिसमें क्वेश्चन 32 से 75 तक के कंप्लीट करेंगे। चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट कीजिए और बेल को प्रेस कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 32 है, गियर शिफ्ट प्रक्रिया में इंटरलॉक पिन तथा स्प्रिंग लोडेड बॉल उपलब्ध की जाती है। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन ए, एक बार में 2 गियरों को लॉक करके रखना। क्वेश्चन पूछ रहा है कि गियर बॉक्स में जो इंटरलॉक पिन होती है, गियर बॉक्स में जो इंटरलॉक पिन होती है और जो स्प्रिंग लोडेड बॉल होती है, उसका काम क्या होता है। जो गियर बॉक्स होता है ना, गियर बॉक्स में एक समय में एक ही गियर इंगेज होगा। गियर बॉक्स में एक समय में एक ही गियर इंगेज होगा। अगर गलती से 2 गियर इंगेज एक साथ इंगेज हो गए तो गियर बॉक्स क्या होगा, जाम हो जाएगा। जो गियर बॉक्स है वो जैम हो जाएगा। इसी समस्या को रोकने के लिए क्या करते हैं, जो इंटरलॉक पिन होती है इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्प्रिंग लोडेड बॉल है ना, जो वो गियर को सिलेक्शन पोजीशन में होल्ड करके रखते हैं। ड्राइवर जब गियर चेंज करता है तो बॉल और स्प्रिंग पॉजिटिव फील देते हैं। इससे क्या होगा, गियर एक्सीडेंटली बाहर नहीं निकलेगा। ओवरऑल इसका मेन पर्पस एक समय में केवल एक गियर को एंगेज रखना होता है, तो गियर बॉक्स को डैमेज से बचाना है। ऑप्शन ए है, एक बार में 2 गियरों को लॉक करके रखना। यह मतलब है कि सिस्टम 2 गियरों को एक साथ एंगेज होने से रोकता है। यह इंटरलॉक का मुख्य काम। विनियोजन के लिए घूमते हुए एक बार में 2 गियरों को लॉक करके रखना। अब इसमें क्या है, गियर शिफ्टिंग में जो रोटेटिंग गियर को एक साथ लॉक नहीं किया जाता, इसलिए ये भी गलत है। टॉर्क में ट्रांसफर के लिए एक गियर को अनिवार्यता लॉक रखना। इसमें क्या जो टॉर्क ट्रांसफर गियर एंगेजमेंट है ना, वो क्या इंटरलॉक का मुख्य काम नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। शोर एवं वाइब्रेशन को कम करने के लिए नॉइस एंड वाइब्रेशन काम करना इसका प्राइमरी फंक्शन नहीं है। क्या होता है, जो इंटरलॉक होता है, क्या वन टाइम में 1 गियर एट अ टाइम बोल सकते हैं इसको, ये रूल है। क्वेश्चन नंबर 33 है, सिंक्रोमैस मैकेनिज्म किसके लिए प्रदान किया जाता है। ऑप्शन सी, सुचारू गियर विनियोजन के लिए। जो सिंक्रोमैश मैकेनिज्म है, इसका असली काम क्या है, जो मैनुअल गियर बॉक्स होते हैं उसमें क्या अलग अलग गियर अलग अलग स्पीड पे घूमते हैं। अगर गियर को सीधे एंगेज कर दिया जाए तो क्या गियर ग्राइंडिंग की आवाज आएगी, खड़खड़ की आवाज आने लगेगी। अब जो ये सिंक्रोमस मैकेनिज्म है, वे क्या करेगा, जो पहले गियर की शाफ्ट और स्पीड को मैच करेगा। इससे क्या होगा, स्पीड इक्वल होने के बाद गियर बॉक्स स्मूथली इंगेज हो जाएगा। इससे गियर शिफ्टिंग आसान और कंफर्टेबल हो जाएगी। अब ड्राइवर को क्या डबल डिक्लचिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गियर की तौर पर वियर भी कम होगा। इसलिए मॉडर्न मैनुअल ट्रांसमिशन में सिंक्रोमस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वाहन की गति को बढ़ाने के लिए, तो व्हीकल की स्पीड गियर रेशियो का काम है, सिंक्रोमस का नहीं है। वाहन की गति को कम करने के लिए स्पीड कम करना ब्रेकिंग का काम है, लोअर गियर सेक्शन से होता है। जो सुचारू गियर विनियोजन के लिए, हाँ बिल्कुल सही, स्पीड मैचिंग करके स्मूथ गियर एंगेजमेंट करवाने का काम है। गियर अनुपात बढ़ाने के लिए गियर रेशियो गियर डिजाइन तय करती है, सिंक्रोमैस में करता है। मेन काम क्या है सिंक्रोमैस का, स्पीड को मैच करना, देन उसके बाद में गियर स्मूथ लगना। क्वेश्चन 34 है, नीचे चित्र में दिए गए पार्ट एक्स का नाम बताइए। इसका नाम बताना है अपने को एक्स का। देखते हैं ऑप्शन बी, क्लच लाइनिंग। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, क्लच लाइनिंग। क्लच लाइनिंग चित्र में जो बाहरी गोल हिस्सा दिखाई दे रहा है और इस पे जो छोटे छोटे डॉट्स बने हुए हैं, ये क्या कहलाती है, क्लच लाइनिंग कहलाती है। ये जो क्लच लाइनिंग होती है, ये क्लच प्लेट की फ्रिक्शन सरफेस कहलाती है। छोटे छोटे डॉट बने, ये फ्रिक्शन सरफेस होती है। अब जब इंजन का फ्लाईव्हील और प्रेशर प्लेट इसी लाइनिंग को दबाते हैं तो फ्रिक्शन पैदा होने से इंजन की पावर गियर बॉक्स तक ट्रांसफर होती है। अब क्या लाइनिंग स्पेशली
फ्रिक्शन मटेरियल से बनी होती है ताकि जल्दी घिसे नहीं। समय के साथ लाइनिंग वियर जरूर हो जाती है, तब क्लच स्लिपिंग शुरू हो जाती है। अब जब व्हीकल पिकअप कम होने और आरपीएम बढ़ने पर भी स्पीड ना बढ़ना वन क्लच लाइनिंग के संकेत है। इसलिए क्लच सिस्टम में सबसे ज्यादा वेयर होने वाला पार्ट ये क्लच लाइनिंग ही होती है। ऑप्शन देखते हैं। टॉर्क प्लेट, ये एरो फ्रिक्शन मटेरियल है। क्लच लाइनिंग सही होगा, बिल्कुल सही। एरो क्लच डिस्क की फ्रिक्शन लाइनिंग की ओर इशारा कर रहा है। रिविट्स, रिविट्स वो छोटे फिक्सिंग पॉइंट्स होते हैं जो लाइनिंग को प्लेट पर पकड़ते हैं। डैम्पर स्प्रिंग, डैम्पर स्प्रिंग क्लच प्लेट के सेंटर हब के पास लगे होते हैं, आउटर एज पर नहीं होते हैं। तो क्लच लाइनिंग क्या करेगी, फ्रिक्शन पैदा करेगी, और फ्रिक्शन क्या करेगा, पावर को ट्रांसमिट करेगा। अगर क्लच प्लेट के आउटर साइड पर जो फ्रिक्शन मटेरियल दिखे तो अधिकतर सही उत्तर क्लच लाइनिंग ही हो। क्वेश्चन नंबर 35 है, जब स्टार्टर बटन को दबाया जाता है तो सेल्फ मोटर में कौन सा हिस्सा फ्लाई व्हील के साथ जुड़ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पिनियन। क्वेश्चन पूछ रहा है स्टार्टर मोटर में कौन सा पार्ट फ्लाई व्हील के साथ में मैश होकर के इंजन को घुमाता है। क्या होता है, स्टार्टर बटन जैसे ही दबाता है तो क्या होता है, जो सोलोनाइड एक्टिवेट हो जाता है। जो सोलोनाइड क्या करता है, पिनियन गियर को आगे की तरफ धकेलता है, जिससे क्या होता है, पिनियन गियर जो फ्लाई व्हील के रिंग गियर के दांतों में फंस जाता है, और उससे क्या होता है, जो स्टार्टर मोटर वो घूमने स्टार्ट कर देता है। अब स्टार्टर मोटर की रोटेशन क्या करेगी, फ्लाई व्हील तक पहुंचेगी और फिर फ्लाई व्हील क्रैंकशाफ्ट को घुमा देगी, और जब क्रैंकशाफ्ट घूमेगा तो उससे क्या होगा, इंजन स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ही इंजन स्टार्ट होगा उससे क्या होगा कि पिनियन गियर है ना, जो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। तो जो पिनियन गियर है और जो फ्लाई व्हील है वो क्या करेंगे, इंजन को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, स्टार्टर मोटर को सप्लाई करने के लिए एक मोटी केबल की आवश्यकता होती है क्योंकि। तो ऑप्शन डी, मोटी केबल को बहुत अधिक करंट की आवश्यकता होती है। जो स्टार्टर मोटर है उसको इंजन स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में टॉर्क की आवश्यकता होती है। अब ज़्यादा टॉर्क बनाने के लिए ज़्यादा करंट लगेगा, और क्या होता है, जो स्टार्टर मोटर है वो बैटरी से हाई करंट लेगी। जो हाई करंट है उसको ले जाने के लिए जो मोटी केबल होगी उसकी रिक्वायरमेंट होगी। जो पतली केबल होती है, पतली केबल में क्या होता है प्रॉब्लम, ये बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंट पैदा करती है करंट के लिए। अब क्या होगा, रेसिस्टेंट ज़्यादा होगा तो जो केबल है वो गर्म हो जाएगी। अब गर्म होगी केबल तो उससे क्या होगा कि वोल्टेज ड्रॉप जो होगा ना, वोल्टेज ड्रॉप वो बढ़ जाना है। इसीलिए बैटरी और स्टार्टर के बीच में हमेशा मोटी केबल लगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 37 है, अल्टरनेटर करंट जनरेटर में से ऊपर डायनामो डीसी जनरेटर का लाभ। तो क्वेश्चन डी है, ऑप्शन का 37 का ऑप्शन डी सही रहेगा, क्योंकि अल्टरनेटर जो एसी जनरेटर से ऊपर डायनामो जनरेटर का लाभ क्या है। प्रश्न पूछ रहा है कि जो अल्टरनेटर के ऐसे कौन कौन से फायदे हैं जो डायनामो यानी डीसी जनरेटर की तुलना में बेहतर माने जाते हैं। तो संरचना में आसान और भार में हल्का होता है, तेजी से चलता है, यह कम गति में भी अधिक बिजली उत्पन्न करता है। तो जो मॉडर्न व्हीकल में डायनामो की जगह में अल्टरनेटर का उपयोग किया जाता है। पहले डायनामो का उपयोग किया जाता था, लेकिन आजकल जो मॉडर्न व्हीकल है उसमें एसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। ये क्या है, अल्टरनेटर की कंस्ट्रक्शन जो कंपेटिबिलिटी है ना वो सिंपल और कॉम्पैक्ट होती है। इसका वेट भी डायनामो से कम होता है, इसलिए इसको व्हीकल पर लोड कम पड़ता है। जो अल्टरनेटर होते हैं ना, अल्टरनेटर उस वो ज़्यादा आरपीएम पे रोटेट करते हैं, ज़्यादा आरपीएम पे इजीली काम कर सकते हैं, और जो लो स्पीड इंजन होते हैं ना उस पर भी अच्छी चार्जिंग देते हैं, लो स्पीड इंजन पर। अब जो बैटरी की चार्जिंग इफिशियंसी होगी ना, बैटरी की चार्जिंग इफिशियंसी ये भी बढ़िया रहेगी, सबसे ज़्यादा रहेगी। इसमें क्या मेंटेनेंस की ज़रूरत कम पड़ती है, क्योंकि जो ब्रशेस होते हैं और जो कम्यूटेटर होते हैं वो वेयर कम होते हैं। जो बैटरी में मेनली दो चीज़ें होती है, ब्रशेस और कम्यूटेटर, ये दोनों की वेयरिंग कम होती है। इसी वजह से आज के लगभग सभी व्हीकल्स में अल्टरनेटर का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। संरचना में आसान और भार में हल्का,
मतलब अल्टरनेटर की जो कंस्ट्रक्शन है ना वो सिंपल होगी और वेट भी कम होगा इनका, तेजी से चलता है। अल्टरनेटर हाई आरपीएम पे चलता है, हाई आरपीएम पे, और अच्छे ऑपरेटर और अच्छे से ऑपरेट कर सकता है, अच्छे से ऑपरेट कर सकता है। यह कम गति में भी अधिक बिजली उत्पन्न करता है। हाँ, ये जो लो आरपीएम होता है ना, ये बताया मैंने आपको, उस पर भी अच्छी चार्जिंग देता है, लो आरपीएम पे भी अच्छी चार्जिंग देगा। तो सारे ऊपर दिए गए जितने भी फायदे हैं ना, इसलिए ये सही आंसर होगा। अल्टरनेटर क्या करेगा, लाइट वेट प्लस हाई आरपीएम देगा और बैटरी चार्जिंग भी अच्छी देगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, अल्टरनेटर में एसी से डीसी संशोधन में कितने डायोड इस्तेमाल किए जाते हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, 6। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो अल्टरनेटर में एसी आउटपुट होता है उसको डीसी में बदलने के लिए जो डायोड इस्तेमाल होते हैं, मतलब अल्टरनेटर में एसी आउटपुट को डीसी में बदलने के लिए जो रेक्टिफायर असेंबली होगी उसमें कितने डायोड्स लगे होंगे, ये पूछ रहा है। तो इसमें 6 डायोड्स लगे होंगे। अल्टरनेटर का काम क्या होता है? ये जो अल्टरनेटर है इसका बेसिकली काम क्या होता है? अल्टरनेटर का बेसिकली काम होता है डीसी को एसी में कन्वर्ट करना। लेकिन जो बैटरी होती है गाड़ी की, उसमें क्या जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम लगा रहता है वो किस पे काम करता है? डीसी पे काम करता है, डीसी करंट पर। इसी के लिए जो अल्टरनेटर होता है ना उसके अंदर में रेक्टिफायर लगाया जाता है, और जो रेक्टिफायर होता है उसके अंदर में डायोड लगे रहते हैं जो एसी करंट है इसको डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। ये जो आजकल ऑटोमोटिव अल्टरनेटर लगे हुए हैं ये आमतौर पर 3 फेस एसी जनरेशन पर जनरेट करता है। अभी जो 3 फेस होते हैं इसमें क्या होता है, जो 3 फेस रेक्टिफायर है इसके अंदर में 6 डायोड लगे रहते हैं, और 6 में क्या होंगे, 3 पॉजिटिव होंगे और 3 नेगेटिव होंगे। अब इनको मिलकर के एक फुल वेव बनेगी जो 6 डायोड की होगी, तभी जो बैटरी होगी वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगी। क्वेश्चन 39 है, हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रो ऑक्साइड इत्यादि खतरनाक निकलने वाली गैसों को इंटरनल कंबशन इंजन द्वारा कम खतरनाक तत्वों जैसे पानी H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और नाइट्रोजन N2 को डैश को द्वारा बदला जाता है। तो इसका सही आंसर होगा 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर। क्वेश्चन पूछ रहा है जो व्हीकल्स होते हैं अपने उसमें जो इमिशन होता है उसको कंट्रोल सिस्टम में कौन सा डिवाइस हार्मफुल जो गैसेस होती हैं उस जो हाई हार्मफुल गैसेस होती हैं उससे जो लो हार्मफुल गैसेस में कौन सा डिवाइस बदलता है? तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि व्हीकल में इमिशन कंट्रोल सिस्टम में हाई हार्मफुल गैसेस को कौन लो हार्मफुल गैसेस में बदलता है? तो वो है 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर। इंजन से निकलने वाली जो एग्जॉस्ट गैसेस उसमें क्या होता है, उसमें SC होगा, CO होगा, NOx होगा, ये तीनों हार्मफुल गैसेस होगी। अब इन गैसों को सीधे वातावरण में छोड़ना प्रदूषण को बढ़ाने के बराबर होगा, इसलिए क्या करते हैं जो एग्जॉस्ट सिस्टम में थ्री वे कैटेलिटिक गैसेस को कन्वर्ट करते हैं। क्या होता है, ये जो HC होता है हाइड्रोकार्बन उसको क्या करते हैं H2O में और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देते हैं, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है उसको क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है NOx उसको क्या करते हैं नाइट्रोजन N2 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसी वजह से आज की डेट में जो भी पेट्रोल व्हीकल्स है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये कैटालिटिक कन्वर्टर इस्तेमाल हो रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है आज की डेट में। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड तीनों को कम हार्मफुल गैसेस में बदलने के लिए 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर यूज किया जाता है।
टू वे कैटालिटिक कन्वर्टर, इसलिए ना NOx को इफेक्टिवली कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसमें NOx है ना, वो नहीं हो पाएगी कंट्रोल। EVAP जो इवापोरेशन जो EVAP होता है, ये क्या होता है? इवापोरेटिव इमिशन कंट्रोल सिस्टम होता है। ये जो इवापोरेटिव लिखा है EVAP कंट्रोल सिस्टम, ये क्या करता है? जो फ्यूल्स होता है ना, उसकी जो वेपर होती है, वेपर्स, उसको कंट्रोल करता है। ये एग्जॉस्ट गैसेस से इसका कोई लेना देना नहीं। फ्यूल की इवापोरेट वेपर्स होती है, उसको इवापोरेट करता है, उसी को कंट्रोल करता है। EGR ये नाइट्रोजन ऑक्स जो फॉर्मेशन है ना, उसको कम करता है, लेकिन गैसेस को कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो 3 वे लिखा जब भी आएगा ना, तो 3 वे का मतलब ये तीनों गैसें हो जाएगी, हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रो ऑक्साइड कह देंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, दिए गए चित्र में इंजन में प्रयुक्त क्रिया को पहचानिए। तो ये है अपनी स्कैवेंजिंग, स्कैवेंजिंग क्रिया है, स्कैवेंजिंग। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिलेंडर के अंदर प्रेस चार्ज और एग्जॉस्ट गैसेस को कौन सी प्रक्रिया दिखाई गई है? ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, इसके अंदर में प्रेस चार्ज और एग्जॉस्ट गैसेस को कौन सी प्रक्रिया दिखाई गई है? ये जो स्कैवेंजिंग मुख्यतः टू स्ट्रोक इंजन में महत्वपूर्ण क्रिया होती है, 4 स्ट्रोक में नहीं होती है। टू स्ट्रोक इंजन होता है ना, जो उसकी महत्वपूर्ण क्रिया है। जब फ्रेश एयर और जो फ्यूल है हम लोगों का, फ्यूल चार्ज इस सिलेंडर में जब आएगा तो क्या होगा? उसी समय जो बर्न गैसेस हैं, जली हुई गैसेस हैं, वो बाहर निकलेंगी। अब इसका उद्देश्य क्या होता है? जो सिलेंडर होता है ना, उसको साफ रखना होता है। यदि स्कैवेंजिंग सही से ना हो तो क्या होगा? जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं, एग्जॉस्ट गैसेस, ये क्या अंदर ही रह जाएगी सिलेंडर के। अब इससे क्या होगा? जो कंबशन होगा ना, वो खराब हो जाएगा। इंजन की पावर और इफिशियंसी क्या होगी? पावर और इफिशियंसी मतलब क्षमता और जो उसकी शक्ति है, दोनों कम हो जानी है। इसलिए क्या है, ये जो स्कैवेंजिंग होती है ना, इंजन की परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो जो एग्जॉस्टर लिखा है, तो ये केवल एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर निकालने की प्रक्रिया है। हेवी चार्जिंग, ये चित्र में कोई प्रक्रिया दिखाई नहीं गई है। EGR देखिए ना, ये जैसे ही आया है, एक एरो ये है, एक एरो ये है, ये 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 EGR तो एग्जॉस्ट गैस वापस इंटेक्स में भेज देती है। जो एग्जॉस्ट गैस होती है ना, जली हुई गैस है, उसको इंटेक में वापस भेज देती है। तो ये तो नहीं होगा। स्कैवेंजिंग इज द करेक्ट आंसर। फ्रेश चार्ज अंदर और एग्जॉस्ट गैस बाहर। फ्रेश चार्ज जब अंदर आ जाएगा और एग्जॉस्ट गैसेस, जली हुई गैसेस बाहर। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 41 है, काउंटर वेट अनुसार निम्न में से कौन कौन सा उत्तर गलत है? काउंटर वेट अनुसार निम्न में से कौन सा उत्तर गलत है? तो ऑप्शन डी, ए व बी सही है। तो जो ए है और बी है, ये सही है, यही गलत है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही होगा। पर देखते हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। पूछ रहा है कि जो कास्टर एंगल है, काउंटर वेट, ये क्वेश्चन बाद में देखेंगे। आंसर ये है, ए व बी सही है। जो ए है और ये बी है, ये सही है काउंटर वेट के अनुसार। क्वेश्चन 42 देख, निम्न में से कौन सी प्रकार के क्रैंक दिशा अनुसार नहीं है? तो ओवरहैंड, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये जो क्रैंक डायरेक्शन है ना, वो इस प्रकार से क्रैंक के दिशा अनुसार नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है, ये जो क्रैंक हैंडल है, उसको डायरेक्शन के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जाएगा? तो जो क्रैंक हैंडल है, डायरेक्शन के आधार पर लेफ्ट हैंड है और राइट हैंड में बांटा जाएगा। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में बांटा जाएगा। ये जो क्लासिफिकेशन हैंडल के बैंड है, रोटेशनल डायरेक्शन पर आधारित है। लेफ्ट हैंड क्या करेगा? क्रैंक एक मान्य प्रकार होगा। राइट हैंड क्या होगा? ये भी एक मान्य प्रकार होगा। ओवरहैंड कोई डायरेक्शन बेस्ड क्लासिफिकेशन नहीं। तो इसका नहीं पूछा है ना, तो उसका आंसर सी होगा, नहीं, क्योंकि ये दोनों तो होंगे, लेफ्ट एंड राइट, इसीलिए ये बाकी विकल्प में अलग है। एग्जाम में डायरेक्शन आधारित क्रैंक टाइप याद रखने होते हैं। लेफ्ट और राइट हैंड सबसे कॉमन क्लासिफिकेशन। तो लेफ्ट हैंड सही होगा, ये डायरेक्शन के आधार पर मान्य है। राइट हैंड भी डायरेक्शन के आधार पर मानो।
ओवरहेड डायरेक्शन बेस्ड क्रैंक टाइप नहीं है, इसलिए ये सही नहीं होगा। और ए व बी नहीं, ए बी डायरेक्शन बेस्ड टाइप है, ये सही है पर ये इसका आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, बुश ऑन द स्मॉलर एंड ऑफ कनेक्टिंग रॉड इज मेड ऑफ। कनेक्टिंग रॉड के छोटे सिरे की तरफ वाली बुश डैश से बनी होती है। बुश ऑन द स्मॉलर एंड ऑफ कनेक्टिंग रॉड इज मेड ऑफ, तो ये होगा ब्रॉन्ज। ऑप्शन बी कासा ब्रॉन्ज। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कनेक्टिंग रॉड के स्मॉल एंड में लगने वाली बुश के मटेरियल के बारे में। तो कनेक्टिंग रॉड होती है ना, जो कनेक्टिंग रॉड का ऊपर वाला जो हिस्सा होता है स्मॉल एंड कहलाता है, जहाँ पिस्टन पिन लगा होता है। कनेक्टिंग रॉड के ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है? स्मॉल एंड कहलाता है, जहाँ पे पिस्टन पिन लगा होता है। पिस्टन पिन लगा होता है। इंजन चलने पर क्या होता है? पिस्टन पिन होता है ना, जो लगातार घूमता रहता है और वाइब्रेट करता रहता है। इस जगह पर फ्रिक्शन होगा ना एंड वियर काफी ज्यादा हो जाएगा। इस वजह से इस जगह मतलब अब जब वियर ज्यादा होगा तो इसको कम करने के लिए बुश लगाई जाती है। बुश रबर की कुछ होती है, ब्रोंज होता है ना जो, वो उसके जो सेल्फ लुब्रिकेशन के गुण अच्छे होते हैं उसके अंदर में, जिसके कारण क्या होता है? फ्रिक्शन कम होता है। ब्रोंज क्या करती है? पुश लोड भी अच्छी तरह से सहन कर लेती है और जल्दी घिसती नहीं है, इसलिए पिस्टन पिन की लाइफ है ना वो बढ़ जाती है। जो इसी कारण से स्मॉल एंड है पिन का, उसमें स्मॉल एंड बुश सामान्यतः ब्रोंज की बनाई जाती है। कॉपर हीट कंडक्टिविटी अच्छी होती है कॉपर की, लेकिन ये बुश के रूप में अच्छी नहीं है। ब्रॉन्ज सबसे उपयुक्त है, ये ज्यादा हार्ड होता है, स्टील फ्रिक्शन और वियर टियर ज्यादा बढ़ा देगा। एल्यूमिनियम हल्का होता है लेकिन बुश बनाने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन 44 है, सेल बेयरिंग इज मेड ऑफ। सेल बेयरिंग डेस से बने होते हैं, तो ये बने होते हैं व्हाइट मेटल से। बेयरिंग की जो लाइनिंग में उपयोग होने वाला मटेरियल के बारे में पूछ रहा है, बियरिंग की लाइनिंग के बारे में, तो वो बनता है व्हाइट मेटल से। जो सेल बेयरिंग होता है वो इंजन में जो क्रैंक शाफ्ट होती है, क्रैंक शाफ्ट को सपोर्ट करती है, सपोर्ट देने का काम करती है। जो ये क्रैंक शाफ्ट है ना, ये हाई स्पीड पे रोटेशन करती है, इसीलिए जो बियरिंग होती है ना उसकी सरफेस स्मूथ होनी चाहिए। बियरिंग होती है ना उसके अंदर में व्हाइट मेटल की लेयर लगाई जाती है। क्यों? क्योंकि व्हाइट मेटल होता है ना जो सॉफ्ट होता है, इसी वजह से ये शाफ्ट को नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि ये सॉफ्ट होता है। जो लुब्रिकेशन ऑयल होता है ना, ग्रीस हो गया, ऑयल हो गया, उसको अच्छे तरीके से पकड़ कर रखता है। इसी वजह से जो बियरिंग होती है और जो क्रैंक शाफ्ट होती है, ये दोनों की लाइफ स्पान है ना, लाइफ स्पान बढ़ जाएगा। इसी वजह से सेल बेयरिंग होती है ना जो, वो व्हाइट मेटल की लगी होती है। व्हाइट मेटल करेक्ट आंसर होगा। जो सेल बेयरिंग है ना, इसकी लाइनिंग इसी से बनती है। ये नहीं होगा, लेड अलॉयज में होता है, इसमें नहीं होगा। सेल बेयरिंग का उत्तर सही है। क्वेश्चन 45 है, 4 स्ट्रोक क्रैंक शाफ्ट रोटेट्स टू प्रोड्यूस पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक उत्पन्न करने के लिए 4 स्ट्रोक क्रैंक शाफ्ट डिस्क घुमाती है, तो ऑप्शन सी टू रिवोल्यूशन में 2 चक्कर। क्वेश्चन पूछ रहा है, जो 6 सिलेंडर है, जो 4 स्ट्रोक इंजन है, इसका पावर स्ट्रोक प्राप्त करने के लिए क्रैंक शाफ्ट होती है जो, उसको कितने रिवोल्यूशन यानी चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा कि 4 स्ट्रोक इंजन पावर स्ट्रोक लगाने के लिए क्रैंक शाफ्ट पे कितने रिवोल्यूशन लेगा। तो 4 स्ट्रोक में कुल 4 स्ट्रोक होते हैं। 4 स्ट्रोक इंजन में कुल 4 स्ट्रोक होते हैं। सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। पिस्टन को इन चारों को पूरा करने के लिए 2 बार ऊपर और 2 बार नीचे आना पड़ता है। चारों को पूरा कंप्लीट करने के लिए पिस्टन को 2 बार ऊपर और 2 बार नीचे आना पड़ता है। क्रैंक शाफ्ट का जो आधा चक्कर होता है, यानी कि 180 डिग्री, वो 1 स्ट्रोक के बराबर होता है। 1 स्ट्रोक के बराबर होता है। तो 4 स्ट्रोक करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 720 डिग्री रोटेशन चाहिए। एक बार फिर दोबारा। पावर स्ट्रोक तब मिलता है जब हम लोगों का तीसरा, मतलब जो दूसरा वाला है, कंप्रेशन के बाद फ्यूल का जब कंबशन होता है,
मतलब सक्शन के बाद कंप्रेशन, और जब कंप्रेशन स्ट्रोक में जब फ्यूल का कंबसन होता है तब हम लोगों को पावर स्ट्रोक मिलता है, जो कि तीसरे नंबर का है। इसी वजह से जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है उसमें हर 2 रिवोल्यूशन में एक पावर स्ट्रोक मिलता है, हर 2 रिवोल्यूशन में एक पावर स्ट्रोक मिलता है। इसी वजह से 4 स्ट्रोक इंजन है वो 2 स्ट्रोक इंजन की तुलना में स्मूथ है और फ्यूल इफिशिएंट माना जाता है। 1 रिवोल्यूशन, ये 1 रिवोल्यूशन 360 डिग्री रोटेशन होता है, जबकि पूरा साइकिल 720 का होता है। आप मतलब डेढ़ चक्कर यानी कि 540 डिग्री, पर इसमें भी पूरा नहीं घूमेगा। 2 रिवोल्यूशन यानी कि 720 डिग्री, इसमें एक पावर स्ट्रोक मिलेगा। 720 में क्या मिलेगा? एक पावर स्ट्रोक। हाफ रिवोल्यूशन केवल 180 डिग्री का होगा, सिर्फ एक स्ट्रोक मिलेगा इसमें। क्वेश्चन 46 है, फायरिंग ऑर्डर ऑफ 6 सिलेंडर इंजन। 6 सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर यानी दहन क्रम क्या होता है? तो ऑप्शन सी 15, 36, 24। ऐसे याद रखना कि ये तीनों जो डिविजिबल है 3 से डिविजिबल है। देखिए 15, 36, 24, बाकी कोई 3 से डिविजिबल नहीं है। इसमें ये 65 आ जाएगा, इसमें 26 आ जाएगा, इसमें ये 32 आ जाएगा, 14 भी है। केवल यही है 15, 36 और 24, ये 3 से डिविजिबल है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। जो 6 सिलेंडर इंजन होगा उसका जो स्टैंडर्ड फायरिंग ऑर्डर वो होगा 15, 36, 24। फायरिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है जो सिलेंडर्स में है ना, पावर स्ट्रोक का किस क्रम में है। सिंपल सा, इंजन के सभी सिलेंडर एक साथ फायर नहीं करते, बल्कि एक निश्चित सीक्वेंसिंग में फायर करते हैं। सही फायर ऑर्डर रखने से क्या होगा? जो इंजन है स्मूथ चलता है। स्मूथ चलेगा इंजन तो क्या होगा? जो वाइब्रेशन है इंजन के वो ना के बराबर होंगे। अगर इंजन फायरिंग ऑर्डर अच्छा ना हो यानी गलत हो तो इंजन क्या करेगा? रफ रन करने लगेगा, और जो पावर की डिलीवरी होगी ना वो भी प्रभावित हो जानी है। इसीलिए जो 6 सिलेंडर इंजन होता है उसमें जो फायरिंग ऑर्डर होता है ना, इस प्रकार अरेंज किया जाता है कि क्रैंकशाफ्ट पर लोड है ना, जो लोड वो बराबर हो। तो क्या होता है, जो इनलाइन सिलेंडर 6 सिलेंडर इंजन होता है ना, उसका जो कॉमन फायरिंग ऑर्डर होता है ना 15, 36 और 24 माना जाता है। इस सीक्वेंस में जो इंजन का बैलेंस है ना अच्छा रहता है और ऑपरेशन भी स्मूथ होता है। क्वेश्चन नंबर 47, रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट मेड बाय रिवेट एंड बेस सॉलिड प्लेट इज नोन एज। कीलक यानी रिवट से बने जोड़ तथा मूल ठोस प्लेट की मजबूती सामर्थ्य के अनुपात को डेस कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है दक्षता, इफिशियंसी। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो जॉइंट की जोड़ है ना, जो जोड़ की स्ट्रेंथ, मजबूती, सामर्थ्य, और जो सॉलिड प्लेट है ठोस प्लेट, इसकी जो स्ट्रेंथ है उसका रेशियो का नाम पूछ रहा है। तो भैया वो तो दक्षता हो जाएगी। जो 2 प्लेट होती है इन दोनों को जोड़ने का काम क्या करती है? रिविट करती है 2 प्लेटों को जोड़ने का काम। इसी जॉइंट को रिविट जॉइंट कहते हैं। अब ये जो रिविट है इसको लगाने के लिए इसके अंदर जो ये प्लेट है इसका कुछ पार्ट हटाना पड़ेगा, तो इसका कुछ मटेरियल हट जाता है। इसी वजह से इस रिविट जॉइंट की जो स्ट्रेंथ होगी वो जो सॉलिड प्लेट की जो स्ट्रेंथ होगी ना उससे हमेशा लेस होगी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जॉइंट है ना जो, वो ओरिजिनल प्लेट के मुकाबले कितना मजबूत है, ये क्वेश्चन का कहने का मतलब है। तो इसी को जॉइंट स्ट्रेंथ कहते हैं यानी कि दक्षता कहते हैं। तो क्या होगा? सॉलिड प्लेट में आएगा। जो स्ट्रक्चर का फैब्रिकेशन हो गया यहाँ पे यूज होता है इसका। एक्यूरेसी, इसका कोई संबंध नहीं है, माप की शुद्धता बताता। टफनेस, कड़ापन, टफनेस मटेरियल की एनर्जी एब्जॉर्ब करने की क्षमता से बनता है।
दक्षा इज द राइट आंसर। स्ट्रेंथ, सामर्थ्य, केवल ताकत बताता है, रेशियो का नाम नहीं। क्वेश्चन 48 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लक्स इज जनरली यूज्ड इन ब्रेजिंग प्रोसेस। ब्रेजिंग प्रक्रिया में सामान्यतः निम्नलिखित में से किस फ्लक्स का इस्तेमाल किया जाता है। जो ब्रेजिंग प्रोसेस होती है, ब्रेजिंग प्रोसेस होती है, उसमें सामान्यतः जो फ्लक्स यूज होता है, फ्लक्स, उसके बारे में क्वेश्चन है। ब्रेजिंग प्रक्रिया में सामान्यतः निम्नलिखित में से फ्लक्स का किस फ्लक्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, बोरेक्स। बोरेक्स का इस्तेमाल किया जाता है ब्रेजिंग। तो ब्रेजिंग एक क्या है, एक जॉइनिंग प्रोसेस है। इसमें क्या करते हैं, जो बेस मेटल होता है ना, बेस मेटल होता है ना, उसको पिघलाया जाता है। सॉरी, बेस मेटल को नहीं पिघलाया जाता, जो फिलर मेटल होता है ना, सिर्फ उसको पिघलाया जाता है। बेस मेटल को नहीं पिघला के सिर्फ फिलर मेटल को पिघलाया जाता है। अब हीटिंग के दौरान क्या होता है, जो मेटल की जो सरफेस होती है उसमें ऑक्साइड की लेयर बनने लगती है, और ऑक्साइड की लेयर क्या करती है, फिलर मेटल को ठीक से फैलने नहीं देती। इसी समस्या को दूर करने के लिए जो फ्लक्स होता है ना, उसका उपयोग किया जाता है। फ्लक्स की जो सरफेस होती है उसको साफ रखना पड़ता है। अगर साफ नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन कब होता है, जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में और नमी के कांटेक्ट में आ जाती है वस्तु। तो जो ब्रेजिंग प्रोसेस होती है ना, उसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल बोरेक्स फ्लक्स का किया जाता है। तो बोरेक्स क्या करता है, हीटिंग के दौरान में प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, जिससे जो जॉइंट होता है ना, जॉइंट बहुत ज्यादा मजबूत बन जाता है। इसलिए वर्कशॉप में या इंडस्ट्री में जो भी ब्रेजिंग के लिए बोरेक्स सबसे ज्यादा कॉमन फ्लक्स माना जाता है। ऑप्शन ए क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 क्लीनिंग में उपयोग हो सकता है, ब्रेजिंग फ्लक्स में नहीं होगा। डीजल ऑयल फ्यूल है, फ्लक्स के रूप में उपयोग नहीं होता है, तेल है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl सोल्डरिंग सरफेस की जो क्लीनिंग होती है ना, उससे करी जाती है, लेकिन ये ब्रेजिंग का सामान्य फ्लक्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49 है, मैलेट को डेस से बनाया जाता है, लेड, ब्रॉस, हार्ड लकड़ी, कास्ट आयरन। तो ऑप्शन सी हार्ड लकड़ी, हार्ड वुड। मैलेट होता क्या है, मैलेट एक प्रकार का हैमर होता है, लेकिन क्या है, जो इसका हेड होता है ना, ये मेटल का नहीं होता, ये वुड का होता है। इसका उपयोग डीजल, शीट मेटल वर्क और पैटर्न मेकिंग इसमें किया जाता है। इसका उपयोग इसलिए किया जाता है, मैलेट से मारने पर वर्क पीस होता है ना, उस पर निशान नहीं बनता। इसी कारण इसका हेड होता है ना, वो हार्ड वुड का बनाया जाता। हार्ड वुड का बनाया जाता। हार्ड वुड क्या होती है, मजबूत होती है, वो बार बार चोट सह सकती है। वुड की होने की वजह से हथौड़े की जो हेड होता है वो वुड के होने से मेटल सरफेस को नुकसान नहीं पहुंचता। ज्यादातर उपयोग इसका कहाँ पे होता है, जो कारपेंटर्स होते हैं ना, कारपेंट्री वर्कशॉप, यहाँ पे यूज होता है। इसीलिए जो स्टैंडर्ड वर्कशॉप होती है ना, उसमें मैलेट हार्डवुड का उपयोग किया जाता है। मैलेट, लेड एक सॉफ्ट मेटल होता है, मैलेट बनाने में मटेरियल नहीं। ब्रास सॉफ्ट मेटल है, हैमर में उपयोग हो सकता है, लेकिन मैलेट नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। कास्ट आयरन बहुत हार्ड है और ब्रिटल भी है, तो मैलेट के लिए उपयोगी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 है, द प्रोसेस ऑफ enlarging a hole size and enhancing its surface finish is known as। एक छेद के आकार को बढ़ाने और उसके सतह को बढ़ाने की प्रक्रिया को डेज के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है, एक्यूरेट मतलब किसी होल को एक्यूरेट साइज और बेटर सरफेस फिनिश देने वाली प्रोसेस क्या होती है। तो इसको हम ऑप्शन डी रीमिंग कह सकते हैं। ड्रिलिंग से जो होल बनाया जाता है, लेकिन उसका साइज हमेशा बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता। जो होल बनाते हैं उसका साइज होता है, एक्यूरेट नहीं होता। कई बार क्या होता है, होल की सरफेस भी रफ हो जाती है, उससे क्या होता है, होल को फाइनल जो एक्यूरेट साइज देने के लिए क्या यूज किया जाता है, रीमर टूल का उपयोग किया जाता है। टूल रीमर टूल का उपयोग किया जाता है। तो रीमिंग में क्या होता है, होल का बहुत थोड़ा सा मटेरियल हटाया जाता है। रीमिंग टूल से क्या किया जाता है, जो होल होता है ना,
उसका बहुत थोड़ा सा मटेरियल हटाया जाता है। इससे होल का जो डायमीटर है ना वो सही हो जाता है, उबड़ खाबड़ नहीं रहता, सरफेस फिनिश अच्छी हो जाती है, स्मूथ हो जाती है। तो जो बियरिंग होती है, बियरिंग, बुश और शाफ्ट फिटिंग वाले कामों में रीमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए जो होल को बड़ा करने की, उसकी फिनिश सुधारने की जो भी प्रोसेस होती है वो रीमिंग कहलाती है। बोरिंग, छिदाई, ये होल को बड़ा करने के लिए उपयोगी होता है, लेकिन मुख्य उद्देश्य सरफेस फिनिश नहीं है। काउंटर सिंकिंग, स्क्रू हेड बनाने, जो स्क्रू हेड होता है ना उसको बैठाने के लिए जो होल के मुंह को कोन शेप दिया जाता है ना, वो होता है काउंटर सिंकिंग। ड्रिलिंग, ये तो नया होल बनाने की प्रोसेस है। सही उत्तर होगा होल का साइज एक्यूरेट और सरफेस स्मूथ बनाने का, यानी रीमिंग। क्वेश्चन नंबर 51 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क विल बी मोर सुटेबल एंड will form a large diameter hole concentric to the cored hole in casting। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सर्वाधिक उपयुक्त होगा और कास्टिंग में कोर किए गए छिद्र के संकेंद्रिक एक बड़े व्यास वाला छिद्र बनाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, बोरिंग। बोरिंग क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो कास्टिंग में बने कोर्ड होल है ना, जो कास्टिंग में बने ना जो कोर्ड होल है, इनको बड़ा करने के लिए जो कॉन्सेंट्रिक बनाने वाली मशीनिंग प्रोसेस है वो क्या होती है? तो उसको हम कहते हैं बोरिंग। ऑप्शन सी, बोरिंग, यानी भेदन, बेदन। कास्टिंग में कई बार क्या होता है, होल करने से पहले कोर की मदद से बनाया जाता है। होल को क्या करते हैं, कोर की मदद से बनाते हैं। जो कोड होता है ना, होल का साइज और उसकी जो पोजीशन होती है ना, हमेशा पूरी तरीके से एक्यूरेट नहीं होती है। जब उसी होल को बड़ा करेंगे तो क्या होगा, उसका जो सेंटर है ना वो सही रखना पड़ेगा, तब बोरिंग की जाएगी। बोरिंग टूल पहले से बने नहीं होते, बोरिंग टूल पहले से बने होल के अंदर काम करता है। इसमें क्या होगा, होल का जो डायमीटर है ना वो बढ़ाया जाएगा, साथ ही होल की जो कंसंट्रिसिटी और जो एक्यूरेसी कंसंट्रेसिटी और एक्यूरेसी, ये दोनों बेहतर की जाती है। जो लार्ज डायामीटर होल होते हैं ना, वो बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बोरिंग प्रोसेस ही होती है। सबसे ज़्यादा यूज कहाँ होगा, लेथ में, बोरिंग मशीन में, सीएनसी मशीन में, ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो ऑप्शन ए, फेसिंग, सरफेस को फ्लैट बनाने के लिए उपयोग होती है, होल बड़ा नहीं कर सकते। नर्लिंग, सरफेस पर पैटर्न बनाते हैं, ये भी नहीं होगी। बोरिंग, सही उत्तर है, होल को बड़ा और कंसंट्रिक बनाने के लिए। बाह्य, एक्सटर्नल टर्निंग, यानी एक्सटर्नल टर्निंग, शाफ्ट की बाहर सरफेस मशीन करने के लिए। क्वेश्चन 52 है, इन होल बेसिस सिस्टम द होल साइज इज केप्ट अनचेंज्ड एंड द बेस साइज इज चेंज्ड टू ऑब्टेन द डिजायर्ड फिट। छिद्र आधारित प्रणाली में छिद्र के आकार को अपरिवर्तित रखा जाता है और वांछित फिट प्राप्त करने के लिए डेस का आकार बदलता रहता है। तो ये होगा, क्वेश्चन क्या है, एग्जामिनर पूछ रहा है होल का जो बेसिक सिस्टम में फिट प्राप्त करने के लिए किसका साइज बदला जाता है, यही पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर होगा शाफ्ट। जो मैन्युफैक्चरिंग में होल और शाफ्ट के बीच में जो फिट बनाई जाती है ना, तो होल बेसिक सिस्टम में होल का जो बेसिक साइज होता है ना वो फिक्स रखा जाता है। होल को बार बार बदलना मुश्किल और महंगा पड़ता है, इसीलिए क्या करते हैं, होल का जो स्टैंडर्ड साइज में रखा जाता है। अलग अलग फिट प्राप्त करने के लिए शाफ्ट का साइज है ना बदला जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं, क्लियरेंस फिट कहते हैं। क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट और इंटरफेरेंस फिट। क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट, इंटरफेरेंस फिट, इसी तरीके से बनाए जाते हैं तीनों को। इंडस्ट्री में जो होल बेसिक सिस्टम है ना सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, इसलिए होल सेम रखता रहता है और शाफ्ट की जो टॉलरेंस है ना वो बदलती रहती है इन तीनों के मुताबिक। तो ऑप्शन ए है छिद्र, होल फिक्स रहता है इसलिए गलत है। टॉलरेंस, सहिष्णुता, ये एक सीमा है ना, कुछ प्लस में होगा 0.5 तो कुछ माइनस में होगा 0.5,
एक कंपोनेंट नहीं है। फिट, फिट क्या है, रिजल्ट होता है, इसका कोई साइज नहीं होता। शाफ्ट ही सही उत्तर होगा। डिजायर्ड फिट पाने के लिए शाफ्ट का साइज बदला जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदनाम फाइल के ग्रेड को इंगित नहीं करता। फाइल के जो ग्रेड होते हैं ना, और जो फाइल के कट में अंतर समझते हैं, फाइल का जो ग्रेड होता है और जो फाइल का कट होता है उसमें अंतर समझते हैं कि नहीं, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। नहीं करता है जो, तो जो ऑप्शन का ए है बास्टर्ड, ये आंसर ही सही हो जाएगा। वर्कशॉप में क्या होता है, फाइल का उपयोग इसलिए होता है जो मेटल को घिसने और आकार देने के लिए किया जाता है। फाइल के कट और ग्रेड को दो अलग अलग चीजें होती हैं। ग्रेड क्या बताता है, फाइल कितनी रफ और कितनी फाइन है। कॉमन ग्रेड क्या होते हैं, रफ, रफ ग्रेड होता है। बास्टर्ड ग्रेड होता है। सेकंड कट ग्रेड होता है। स्मूथ ग्रेड होता है और डेड स्मूथ ग्रेड होता है। चार और ये पांच। रफ ग्रेड होता है, बास्टर ग्रेड होता है, सेकंड कट ग्रेड होता है, स्मूथ कट ग्रेड होता है, स्मूथ डेड स्मूथ ग्रेड होता है। जो फर्स्ट कट होता है, फर्स्ट कट, सेकंड कट एंड डबल कट, ये नाम कट टाइप को बताते हैं, कट टाइप को बताते हैं। और ये जो ग्रेड होता है, इसका मतलब क्या होता है, जो टिथ होता है ना, टिथ दांते, उसकी मोटाई और जो फिनिशिंग होती है, फिनिशिंग उससे संबंधित है। इसीलिए बास्टर्ड, रफ और स्मूथ ग्रेड ये कहलाते हैं, जबकि फर्स्ट कट ग्रेड नहीं बल्कि कट का प्रकार माना जाता है। तो जो बास्टर्ड है इसको कई किताबों में क्या माना जाता है, ग्रेड माना जाता है, लेकिन इस प्रकार को मतलब इस प्रश्न की जो की है ना, उसमें ग्रीक की इसको अंकित नहीं करता है। फर्स्ट कट ये फाइल के टीथ के अरेंजमेंट से जुड़ा हुआ है, ये भी नहीं होगा। सेकंड कट ये क्या मीडियम फिनिशिंग ग्रेड है, फाइल टाइप को दर्शाता है। स्मूथ ये क्या फिनिशिंग ग्रेड को दर्शाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54, एल्यूमिनियम की चिपिंग करने के लिए फ्लैट चीजल की जो कटिंग एंगल होता है वो कितना होता है। तो होता है 35 डिग्री। अलग अलग मटेरियल के लिए जो फ्लैट चीजल की कटिंग एंगल है ना, उसके बारे में पूछ रहा है। तो जो कटिंग एंगल होगा एल्यूमिनियम की चिपिंग के लिए वो 35 डिग्री होगा। ये जो चीजल का कटिंग एंगल है ना, वो मटेरियल की हार्डनेस पर डिपेंड करता है। मटेरियल जितना हार्ड होगा उसका जो कटिंग एंगल है वो उतना अलग होगा। जो सॉफ्ट मटेरियल के लिए कटिंग एंगल क्या होता है, छोटा होता है। तो एल्यूमिनियम एक सॉफ्ट मेटल है, सॉफ्ट मेटल में कम रेसिस्टेंट मिलता है, इसलिए एंगल पर्याप्त होता है। एंगल कम होने से कटिंग आसान हो जाती है। हार्ड मटेरियल के लिए एंगल बड़ा रखा जाता है ताकि एज है ना वो टूटे नहीं। तो एल्यूमिनियम के लिए फ्लैट चीजल का रिकमेंडेड जो कटिंग एंगल होता है ना, वो 35 डिग्री हो, इसलिए एल्यूमिनियम चिपिंग के लिए 35 डिग्री सही माना जाएगा। ऑप्शन है करेक्ट आंसर है। ये जो है ना 15 डिग्री, ये मीडियम हार्ड मटेरियल के लिए उपयोगी होगा। 60 डिग्री ये क्या है, कास्ट आयरन और जनरल वर्क में सामान्यतः एंगल होता है कास्ट आयरन के। ये हार्ड स्टील के लिए इस्तेमाल होगा, मटेरियल के लिए नहीं होगा। 55 है, व्हाट इज सरफेस ज्वाइनिंग क्रेस्ट एंड रूट ऑफ एनी थ्रेड इज कॉल्ड एस। किसी थ्रेड के शीर्ष, क्रेस्ट एवं रूट को जोड़ने वाली सतह को कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, फ्लैंक कहा जाता है। थ्रेड के पार्ट्स यानी क्रेस्ट, रूट और फ्लैंक की पहचान पूछ रहा है क्वेश्चन। तो जो थ्रेड होता है ना, थ्रेड होता है वो क्या होता है, वो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है जो क्रस्ट कहलाता है, क्रस्ट कहलाता है। और जो सब थ्रेड का सबसे ऊपरी हिस्सा क्रस्ट कहलाता है और सबसे निचला हिस्सा रूट कहलाता है। ऐसे याद रखना, जो रूट होती है ना पेड़ पौधों की रूट, वो क्या जमीन के अंदर होती है। तो जब रूट आएगा तो याद रखना अंदर वाला हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा, निचला हिस्सा। क्रस्ट यानी उपला ऊपरा हिस्सा, ऊपरी हिस्सा। और जो क्रस्ट और रूट को जोड़ने वाला हिस्सा होता है ना, उसको क्या कहते हैं, फ्लैंक कहते हैं। और क्वेश्चन में यही पूछा है, किसी थ्रेड के शीर्ष, क्रेस्ट और रूट को जोड़ने वाला हिस्सा। तो मैंने बताया ना आपको, ये ऊपरी हिस्सा है थ्रेड का, ये निचला हिस्सा, इन दोनों को जोड़ने वाला जो हिस्सा होगा उसे थ्रेड
फ्लैंक कहेंगे। एक थ्रेड में 2 फ्लैंक होते हैं। तो थ्रेड एंगल भाई पूछता है ना क्वेश्चन में, वो भी इन्हीं फ्लैंक के बीच का जो एंगल होता है ना उसी के बारे में पूछता है। थ्रेड की स्ट्रेंथ और लोड डिस्ट्रीब्यूशन में फ्लैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नट और बोल्ट के संपर्क का मुख्य भाग भी फ्लैंक होता है, इसीलिए क्रेस्ट और रूट को जोड़ने के लिए सरफेस को फ्लैंक कहा जाता है। एंगल ऑफ थ्रेड, थ्रेड का कोण, ये बीच का कोण होता है ना एंगल के। सही उत्तर है फ्लैंक। क्रेस्ट और रूट्स को जोड़ने वाली सरफेस। पिच, ये 2 समान बिंदुओं के बीच की दूरी है, ठीक है ना। ये दोनों के बीच की दूरी। डेप्थ ऑफ द थ्रेड, थ्रेड की गहराई। ये क्रेस्ट से रूट तक की जो ऊंचाई होती है ना, जैसे ये है, ये क्या है अपना रूट है और ये क्रस्ट हो गया, इससे इसके बीच की जो दूरी होगी ना उसको डेप्थ ऑफ थ्रेड कहेंगे। क्वेश्चन 56 है, विच कैटेगरी ऑफ स्लिप गेज इज यूज्ड फॉर जनरल वर्कशॉप रिलेटेड वर्क। सामान्य वर्कशॉप संबंधी कार्यों के लिए कौन सी श्रेणी के स्लिप गेज का इस्तेमाल किया जाता है? श्रेणी 0, श्रेणी 00, श्रेणी 2, श्रेणी 1। तो इसका ऑप्शन होगा डी, श्रेणी फर्स्ट। स्लिप गेज की ग्रेड, सीरीज और उनके उपयोग के बारे में क्वेश्चन है। स्लिप गेज का इस्तेमाल और उसकी जो ग्रेड है इसके बारे में। तो ये स्लिप गेज होता क्या है? ये स्लिप गेज होता है प्रिसीशन मेजरिंग स्टैंडर्ड होता है। स्लिप गेज क्या होता है? प्रिसीशन मेजरिंग स्टैंडर्ड होता है। इसका उपयोग क्या होता है? जो एक्यूरेट मेजरमेंट होती है और जो इंस्पेक्शन होता है ना उसके लिए किया जाता है। स्लिप गेज भी अलग अलग ग्रेड्स में उपलब्ध होते हैं। ग्रेड 00 होता है ना, वो सबसे ज्यादा एक्यूरेट होता है। ग्रेड 00 सबसे ज्यादा एक्यूरेट होता है, जो कहाँ यूज होता है? लेबोरेटरीज में। और जो ग्रेड 0 होता है वो कहाँ होता है? इंस्पेक्शन रूम में उपयोग होता है। और ग्रेड 1 सामान्यतः वर्कशॉप हो गया, वर्कशॉप इंस्पेक्शन हो गया, प्रोडक्शन वर्क हो गया, इसमें यूज होगा। और जो ग्रेड 2 होता है, ग्रेड 2 का उपयोग कहाँ किया जाता है? जो फ्लोर हो गया, फ्लोर के जो रफ मेजरमेंट होते हैं ना उसके यूज के लिए होता है। इसलिए क्या जनरल वर्कशॉप रिलेटेड वर्क के लिए ग्रेड 1 सबसे उपयुक्त होता है। क्वेश्चन 57 है, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर इज यूज्ड। हर्माफ्रोडाइट कैलिपर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 57 है, का आंसर होगा ऑप्शन ए, टू ड्रॉ पैरेलल लाइन ऑन एज, किनारों की समांतर रेखा खींचने के लिए। इसका प्रैक्टिकल जो हर्माफ्रोडाइट कैलिपर है, इसका प्रैक्टिकल कैलिपर का यूज पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इसका किनारों के समानांतर रेखा खींचने के लिए। ये जो मार्किंग टूल होते हैं से रिलेटेड है, ये उसकी कैटेगरी में आता है हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। तो इसका एक लेग होगा ना, उसका लेग एक में पॉइंटेड टिप होगी और दूसरा लेग होगा ना वो बेंट होगा, स्क्राइबर की टाइप। स्क्राइबर देखा होगा ना उसके जैसा। इसका यूज कहाँ होता है? जो डायामीटर होता है वो चेक करने के लिए और कर्व शेप बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 57 है, 58 है, इफ टिथ per inch in any file is 20, that file is generally known as। यदि किसी रेती फाइल में प्रति इंच लगभग 20 दांतें हैं, उसे आमतौर पर ट्रेस रेती या फाइल कहा जाएगा। फाइल की ग्रेड और क्लासिफिकेशन टिथ पर इंच टीपीआई के आधार पर कैसे रहेगी? ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा सेकंड कट फाइल। सेकंड कट फाइल होती है ना, उसको उसकी रफनेस और टीथ डेंसिटी के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है। टीपीआई क्या होता है? टीथ पर इंच। जितने ज्यादा होंगे फाइल उतनी फाइन होगी। टीथ वाली कम टीथ वाली फाइल क्या ज्यादा मटेरियल जल्दी हटाती है। लगभग जो 20 टीथ पर इंच वाली फाइल को सामान्यतः सेकंड कट फाइल कहा जाता है। यह रफ फाइल और स्मूथ फाइल के बीच की कैटेगरी होती है। वर्कशॉप फिटिंग में फिनिशिंग और मॉडरेट मटेरियल
रिमूवल के लिए इसका यूज होता है। रफ फाइल हेवी लिक कटिंग के लिए और स्मूथ फाइन फिनिशिंग के लिए यूज होती है। एग्जाम में टीपीआई देखकर फाइल का ग्रेड पहचानना बहुत जरूरी होता है। तो इसका क्या रहेगा, 20 टीपीआई रहेगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, विच फायर एक्सटिंग्यूशर इज सुटेबल फॉर अ लाइव इलेक्ट्रिकल फायर। विद्युत द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक उपयुक्त होगा। ऑप्शन ए हेलोन टाइप के एफई, हेलोन अग्निशामक सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर। जो लाइव इलेक्ट्रिकल फायर होता है उसमें कौन सा एक्सटिंग्यूशर सुरक्षित और प्रभावी होता है, तो वो होता है हेलन अग्निशामक। क्वेश्चन में कहा गया है लाइव इलेक्ट्रिकल फायर, इसका मतलब क्या होगा कि इक्विपमेंट में अभी भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चालू है। ऐसी स्थिति में क्या पानी या फोम का यूज खतरनाक हो सकता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है। तो हेलन फायर एक्सटिंग्विशर क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के आग बुझाने के लिए ही बनाया गया है। तो हेलन आग को केमिकल चेन रिएक्शन को रोककर फायर को कंट्रोल करता है। इसका यूज क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पैनल्स में होता है, स्विच गियर कंप्यूटर रूम्स में होता है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में होता है। तो हेलोन रेसिड्यू नहीं छोड़ता, इसलिए सेंसिटिव इक्विपमेंट की तुलना में कम नुकसानदायक करता है। हालांकि इन्वायरमेंट इशू की वजह से आज कई जगह इसका यूज सीमित कर दिया गया है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही सही आंसर होगा। तो लाइव इलेक्ट्रिकल फायर के लिए नॉन कंडक्टिव एक्सटिंग्यूशर एजेंट जरूरी है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 60 है, हेलन एक्सटिंग्यूशर आर फिल्ड विथ, हेलन शामक किसके साथ भरे होते हैं। तो ऑप्शन डी कार्बन टेट्रा क्लोराइड। हेलन फायर एक्सटिंग्यूशर में कौन सा एक्सटिंग्यूशिंग केमिकल भरा जाता है, तो वो है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड। हेलन एक्सटिंग्यूशर एक केमिकल टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर है। इसका उपयोग खासकर जो इलेक्ट्रिकल फायर होती है और जो फ्लेमेबल लिक्विड फायर होती है इसमें किया जाता है। हेलोन क्या करता है, आग की केमिकल चेन रिएक्शन को तोड़कर फायर को बुझाता है। पुराने फायर सेफ्टी जो क्वेश्चन में है अभी जस्ट पढ़ा, इसमें वाटर, एलपीजी, केरोसिन नहीं भरे जाते। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की आग बुझाने में इसका यूज इसीलिए किया जाता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। मॉडर्न सेफ्टी स्टैंडर्ड में हेलन का यूज काफी कम हो गया है क्योंकि यह एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा सकता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्वेश्चन 61 है, कैटालिटिक कन्वर्टर का क्या कार्य है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, हानिकारक गैसों को उपयोगी गैसों में परिवर्तित करना। तो कैटालिटिक कन्वर्टर व्हीकल के एग्जॉस्ट सिस्टम में लगा होता है। अब इंजन से निकलने वाली हार्मफुल गैसेस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड CO, हाइड्रोकार्बन जैसे HC, नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NOx को कम करता है। इसके अंदर में कैटालिटिक मटेरियल जैसे कि ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, प्लेटिनम, पैलेडियम और रोडियम। सीधा क्वेश्चन में आएगा कि इसके अंदर में क्या क्या केमिकल भरे रहते हैं। तो 3 केमिकल इसके अंदर में रहते हैं। पहला हो गया पैलेटिनियम, दूसरा हो गया पैलेडियम और तीसरा हो गया रोडियम। ये क्या करता है, हार्मफुल गैसेस को कम हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट करता है। उदाहरण के लिए जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसको क्या में कन्वर्ट कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड में कर देगा, CO2 में। इसको HC को H2O में और ये NOx को N2 में, नाइट्रोजन ऑक्साइड में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, पॉल्यूशन को कम करना। जो आधुनिक आजकल की डेट में जो BS6 गाड़ियां है ना, मैंने पिछले लेक्चर में BS5 बोल दिया था, तो वो गलत है दोस्तों, क्योंकि BS5 जंप करके BS4 2020 में आया था और के बाद में सीधे जंप करके BS6 आने वाला है। सॉरी, ये BS4 है ना, BS4 ये 2017 में आया था और ये BS6 है, ये 1 अप्रैल 2020 में आया था। मुझे 2020 याद था। तो BS4 कब आया था, 1 अप्रैल 2017, और BS6 कब आया, 1 अप्रैल 2020। तो BS5 कभी आया ही नहीं, इसको जंप करके सीधे भारत स्टेज 6 आ गया। तो ये हम लोग सीधे जो फॉरेन कंट्रियां हैं जैसे EU, वहाँ की जो स्टैंडर्ड होते हैं वो BS6 को फॉलो करते हैं, तो वहां से सीधे कॉपी कर लेते हैं। तो जो आधुनिक BS6 है उसका एमिशन नॉर्म वाली गाड़ियां इसका महत्वपूर्ण रोल निभाती है कैटालिटिक कन्वर्टर का।
ये कैटालिटिक कन्वर्टर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा, हानिकारक गैसों को उपयोगी गैसों में परिवर्तित करना। क्वेश्चन नंबर 62 है, बाय विच अल्टरनेटर इज ऑपरेट जनरली। अल्टरनेटर प्रत्यावर्तक आमतौर पर किसके द्वारा संचालित होता है? तो ऑप्शन ए गियर ड्राइव द्वारा, जो सॉरी गियर ड्राइव नहीं रहेगा, बेल्ट ड्राइव रहेगा। अल्टरनेटर प्रत्यावर्तक आमतौर पर बेल्ट ड्राइव द्वारा, अल्टरनेटर का पावर बेल्ट ड्राइव सिस्टम द्वारा चलता है। जो अल्टरनेटर है ना, व्हीकल की बैटरी चार्जिंग और इलेक्ट्रिकल सप्लाई के लिए इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। इसका काम क्या है? अल्टरनेटर का काम है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। अल्टरनेटर खुद नहीं घूमता है, इसको क्या इंजन घुमाता है। इंजन एक क्रैंकशाफ्ट पुली और अल्टरनेटर पुली के बीच में बेल्ट लगी होती है। इंजन चलते ही बेल्ट अल्टरनेटर को रोटेट करती है और रोटेशन से क्या है, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जनरेट होती है। यही करंट बैटरी चार्जिंग और व्हीकल इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम को सप्लाई करता है। इससे क्या होता है, मॉडर्न व्हीकल में आमतौर पर वी बेल्ट या सुप्रीम जो वी बेल्ट यूज होता है, और एक और होता है सरपेंटाइन बेल्ट। बेसिकली वी बेल्ट याद रखिएगा, सरपेंटाइन। दो टाइप के बेल्ट यूज होते हैं, एक वी बेल्ट और एक सरपेंटाइन बेल्ट। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, बेल्ट ड्राइव द्वारा। क्वेश्चन 63 है, द हाई फ्यूल कंजम्पशन ऑफ डीजल इंजन इज मे बी ड्यू टू एन। डीजल इंजन में ईंधन की अधिक खपत किसके द्वारा हो सकती है? तो ऑप्शन ए लीकेज ऑफ फ्यूल इन दी फ्यूल इंजेक्शन पंप, ईंधन इंजेक्शन पंप में ईंधन के रिसाव से। तो डीजल इंजन में फुल इकोनॉमी काफी हद तक फ्यूल इंजेक्शन पंप पर डिपेंड करती है। जो FIP सिस्टम होता है ना अपना, फ्यूल इंजेक्शन पंप, इसी के ऊपर में फ्यूल की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से डिपेंड करती है। अगर फ्यूल इंजेक्शन पंप में इसमें थोड़ा सा भी लीकेज आ जाएगा तो फ्यूल कंबंशन चेंबर तक पहुंचने से पहले ही जो फ्यूल होगा वो वेस्ट हो जाएगा। इसलिए इससे इंजन का जो रिक्वायर्ड पावर है उसके लिए ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करना पड़ता है। फ्यूल लीकेज होने पर क्या होगा, माइलेज कम हो जाएगा, फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाएगा। कई बार क्या इंजन के आसपास डीजल की स्मेल आने लगती है। फ्यूल लाइन, इंजेक्टर लाइन और जो इंजेक्शन पंप है वो भी लीकेज हो जाता है। तो नियमित रूप से चेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डीजल इंजन में छोटा सा लीकेज भी क्या होता है, फ्यूल लॉस कर सकता है। इसलिए क्या कर सकते हैं, फ्यूल सिस्टम की प्रॉपर मेंटेनेंस ज़्यादा जरूरी होती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा, ईंधन इंजेक्शन पंप में ईंधन के रिसाव के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित घटक में से कौन सा एक टरबाइन का हिस्सा है? तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा, कंप्रेसर। गैस टरबाइन होती है ना, जो गैस टरबाइन, ये मुख्य रूप से कंप्रेसर और कंबंशन चेंबर और टरबाइन से मिलकर बनी रहती है। किससे बनती है? कंप्रेसर पहला, तो दूसरा क्या रहेगा, कंबशन चेंबर, थर्ड वन क्या रहेगा, टरबाइन। ये तीनों से मिलकर के ही जो एक गैस टरबाइन बनती है। तो इसका कंप्रेसर का मेन काम क्या होता है, इनकमिंग एयर को हाई प्रेशर पर कंप्रेस करना। जो हवा आ रही है बाहर से उसको क्या करना, हाई प्रेशर पर कंप्रेस करके रखना। अब क्या होगा, कंप्रेस्ड एयर है ना जो, वो कंबंशन चेंबर में जाएगी, जिससे फ्यूल क्या होगा, बर्न होने लगेगा और हाई प्रेशर गैसेस टरबाइन ब्लेड को घुमाएगी। तो कंप्रेसर गैस टरबाइन को बहुत बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि कंबंशन के लिए हाई प्रेशर एयर ज्यादा जरूरी होती है। कहाँ यूज होता है इसका, जो एयरक्राफ्ट होते हैं ना, इंजन, एयरक्राफ्ट इंजन हो गया, पावर प्लांट हो गया, पावर प्लांट हो गया, गैस टरबाइन हो गई, ये तीनों में इसका इस्तेमाल होता है व्यापक तौर पर। अगर कंप्रेसर ना हो तो प्रॉपर कंबंशन नहीं हो पाएगा, इसीलिए कंप्रेसर गैस टरबाइन का बेसिक कंपोनेंट माना जाएगा। एक्सल है, एक्सल वाहन की व्हील होता है ना, व्हील सिस्टम से संबंधित है। पिटमैन आर्म, पिटमैन आर्म स्टीयरिंग सिस्टम का पार्ट है। किसका पार्ट है, स्टीयरिंग, आगे पढ़ेंगे हम, स्टीयरिंग सिस्टम का पार्ट है पिटमैन आर्म। कंडेंसर, कंडेंसर सामान्यतः स्टीम पावर प्लांट में यूज होता है, गैस टरबाइन का मेन पार्ट नहीं। ठीक है, स्टीम पावर प्लांट यहाँ यूज होता है कंडेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, डीजल इंजन के चूसन यानी सक्शन में क्या होता है? ऑप्शन है केवल वायु। डीजल इंजन में पेट्रोल इंजन के सक्शन स्ट्रोक में बड़ा अंतर होता है। डीजल इंजन में सक्शन स्ट्रोक के दौरान केवल
फ्रेश एयर ही अंदर आती है। फ्यूल इस समय सिलेंडर में नहीं आता, एयर पिस्टन के नीचे जाने पर इंटेक वॉल्व से अंदर खींची जाती है। कंप्रेशन स्ट्रोक में यह एयर बहुत ज्यादा कंप्रेस होती है। कंप्रेशन के कारण एयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। फिर अंत में इंजेक्टर फ्यूल स्प्रे करता है और कंबंशन शुरू हो जाता है। इसीलिए डीजल इंजन में सक्शन स्ट्रोक में केवल एयर होती है। और क्या होता है, एयर फ्यूल का मिक्सचर नहीं होता है, सिर्फ एयर होती है, मिक्सचर नहीं होगा। क्वेश्चन 66 है, असेंबल टाइप ऑफ क्रैंकशाफ्ट इज मेनली यूज्ड इन। असेंबल्ड प्रकार के क्रैंकशाफ्ट का उपयोग मुख्यतः किया जाता है। तो ऑप्शन बी, मोटरसाइकिल में। क्रैंकशाफ्ट दो प्रकार की होती है, एक तो होती है सॉलिड, यानी कि वन पीस होती है, जो वन पीस में होगी जो, और दूसरी होगी असेंबल्ड टाइप, टुकड़े टुकड़ों से जोड़ के बनी रहेगी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो असेंबल्ड टाइप की क्रैंकशाफ्ट होती है मेनली कहाँ यूज होती है, तो वो मोटरसाइकिल में यूज होती है। जो असेंबल्ड टाइप की क्रैंकशाफ्ट होती है कई पार्ट्स को जोड़कर बनाई जाती है। इसका मुख्य रूप से सिंगल सिलेंडर और टू स्ट्रोक मोटरसाइकिल इंजन में यूज होता है। कनेक्टिंग रॉड को क्रैंकशाफ्ट असेंबल करते ही फिट किया जाता है। मोटरसाइकिल इंजन में कॉम्पैक्ट डिजाइन और वेट की जरूरत होती है, इसीलिए असेंबल्ड क्रैंकशाफ्ट ज्यादा प्रैक्टिकल होता है। पैसेंजर कार हो गई, आमतौर पर फोर्स्ड या वन पीस क्रैंकशाफ्ट से यूज किया जाता है। कार होती है ना, उसमें वन टाइप वाली यूज की जाती है, फोर्स्ड भी बोल सकते हैं उसको। वन पीस ये नहीं होगा रेल के इंजनों में, इसमें तो हेवी ड्यूटी क्रैंकशाफ्ट यूज की जाएगी। पैसेंजर कार्स में वन पीस वाली होगी जो अभी हम लोगों ने देखी, वन पीस यानी फोर्स्ड वाली। मरीन में हेवी वाली होगी, ऑप्शन भी करेक्ट है। क्वेश्चन 67 है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड एंड मीन स्पीड इज नोन एज। गति के अधिकतम उतार चढ़ाव और माध्य गति के अनुपात को डेज के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन सी, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, गति के उतार चढ़ाव के गुणांक के। फ्लाईव्हील में जो स्पीड का फ्लक्चुएशन रहता है ना, उसके रेशियो को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन का मतलब ये है। तो उसको कहा जाता है गति के उतार चढ़ाव के गुणांक। इंजन की स्पीड हमेशा बिल्कुल कांस्टेंट नहीं हो सकती, कांस्टेंट नहीं होती है। पावर स्ट्रोक में स्पीड बढ़ती है और बाकी स्ट्रोक में थोड़ी कम होती है। चार स्ट्रोक होते हैं, पावर स्ट्रोक में ज्यादा होती है और जो बाकी के तीन होते हैं उनमें पावर कम होती है। तो मैक्सिमम स्पीड और मिनिमम स्पीड के बीच का जो अंतर होता है ना, उसी को ही फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड कहते हैं। ज्यादा स्पीड और कम स्पीड के बीच का जो अंतर होता है उसे फ्लक्चुएशन स्पीड कहते हैं। जब इस फ्लक्चुएशन को मीन स्पीड से डिवाइड करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड आएगा। फ्लाईव्हील का मुख्य काम इसी स्पीड को, फ्लक्चुएशन को कम करना होता है। कोफिशिएंट की वैल्यू जितनी कम होगी इंजन की, जितनी कम होगी इंजन उतना स्मूथ चलेगा। अब मशीन डिजाइन और थ्योरी ऑफ मशीन में ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एग्जाम में रेशियो दिखाई दे तो सीधे कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन को, इस स्पीड को याद रखना। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 है, प्रेशर ऑफ फ्यूल फीड पंप। प्रेशर ऑफ फ्यूल फीड पंप का दाब डेज होता है। तो ऑप्शन टू बार होता है, बी 2 बार। टेस्ट फ्यूल फीड पंप का नॉर्मल डिलीवरी प्रेशर 2 बार होता है। फ्यूल फीड पंप फ्यूल टैंक से डीजल को फ्यूल इंजेक्शन पंप के तक पहुंचाता है। इसका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है क्योंकि हाई प्रेशर बनाना फ्यूल इंजेक्शन पंप का काम है। फीड पंप सिर्फ कॉन्टिन्यूस फ्यूल सप्लाई मेंटेन करता है। डीजल इंजन में आमतौर पर इसका प्रेशर लगभग 2 बार के आसपास होता है। अगर प्रेशर कम हो जाएगा तो फ्यूल सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी, और अगर प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो फ्यूल सिस्टम पर इसका एक्स्ट्रा लोड आ सकता है। फ्यूल पंप और इंजेक्शन पंप का काम अलग अलग याद रखना जरूरी होता है। एग्जाम में फ्यूल फीड पंप आए तो वो लो प्रेशर सप्लाई सिस्टम बस याद रखना है। तो क्वेश्चन 68 का ऑप्शन नंबर बी 2 बार सही है। फ्यूल फीड पंप का नॉर्मल प्रेशर लगभग 2 बार होता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, विच ऑयल पंप इज यूज्ड इन स्टैटिक डीजल इंजन। स्टैटिक डीजल इंजन में किस ऑयल पंप का
प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होता है गियर टाइप। स्टैटिक डीजल इंजन में लुब्रिकेशन के टाइम के लिए ऑयल पंप सबसे ज्यादा यूज होता है, कौन सा वाला? गियर टाइप। इंजन के सभी जो मूविंग पार्ट्स तक ऑयल पहुंचाने के लिए ऑयल पंप का उपयोग किया जाता है। स्टैटिक डीजल इंजन में सामान्यतः गियर टाइप ऑयल पंप लगाया जाता है। इसमें दो गियर्स घूमते हैं, एक तो ऑयल को प्रेशर के साथ सर्कुलेट करते हैं। गियर टाइप पंप को कंस्ट्रक्शन सिंपल होता है, मेंटेनेंस कम लगता है, रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है। कॉन्टिन्यू ड्यूटी वाले इंजन में यह काफ़ी इफेक्टिव माना जाता है। लुब्रिकेशन सिस्टम में सही रहे तो इंजन वियर कम होता है, इसीलिए स्टैटिक डीजल इंजन में गियर टाइप ऑयल पंप सबसे ज़्यादा कॉमन। क्वेश्चन नंबर 70 है, वेट टाइप एयर क्लीनर इज ऑल्सो नोन एज। वेट टाइप एयर क्लीनर को डेज भी कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है ऑयल बाथ एयर क्लीनर। ऑयल बाथ एयर क्लीनर। तो वेट टाइप एयर क्लीनर का दूसरा नाम क्या होगा? ऑयल बाथ एयर क्लीनिक। एयर क्लीनर का काम क्या होता है? इंजन में जो जाने वाली हवा है उसको साफ करना। वेट टाइप एयर क्लीनर में क्या होगा कि ऑयल का उपयोग डस्ट को पकड़ने के लिए किया जाता है, जो इनकमिंग एयर ऑयल सरफेस हो से गुजरती है। डस्ट पार्टिकल ऑयल में चिपक जाते हैं और क्लीन एयर इंजन में जाती है, इसी कारण से ऑयल बाथ एयर क्लीनर कहा जाता है। पुराने ट्रैक्टर और डीजल इंजन में इसका काफी उपयोग होता था। ड्राई टाइप एयर क्लीनर में प्रॉपर जो पेपर एलिमेंट होता है ना, वो ऑयल नहीं है। एग्जाम में वेट टाइप पूछे और ऑयल बाथ को एक ही समझना है अपने को। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। वेट टाइप एयर क्लीनर का दूसरा नाम यही है, ऑयल बाथ एयर क्लीनर। क्वेश्चन नंबर 71 है, टर्बो चार्जर इज यूज्ड इन डीजल इंजन फॉर। डीजल इंजन में टर्बो चार्जर का उपयोग देश के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी इंक्रीजिंग वैल्यूमेट्रिक इफिशियंसी, आयतनमितीय वैल्यूमेट्रिक दक्षता को बढ़ाने के लिए। तो टर्बोचार्जर क्या है? एग्जॉस्ट गैसों को एनर्जी का उपयोग करता है। एग्जॉस्ट गैस टरबाइन व्हील को घुमाती है, जो कंप्रेसर को ड्राइव करती है। कंप्रेसर इनटेक एयर को दबाकर कंप्रेस यानी सिलेंडर में भेजता है। सिलेंडर से में जो ज्यादा एयर जाने से ज्यादा ऑक्सीजन उपलब्ध होता है, और ज्यादा ऑक्सीजन के कारण क्या होगा? फ्यूल बेहतर तरीके से बर्न होगा। जब सिलेंडर में ज़्यादा फ्रेश एयर भरती है तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ जाती है, और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ने से क्या होगा? इंजन की जो पावर और परफॉर्मेंस है वो भी बढ़ जाएगी। इसलिए टर्बोचार्जर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इंजन में वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को बढ़ाना। तो ऑप्शन भी करेक्ट आंसर होगा। टर्बोचार्जर ज़्यादा एयर सिलेंडर भेजकर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को बढ़ा देगा। क्वेश्चन 72 है, विच इज जनरली यूज्ड इन डीजल इंजन फॉर एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। एंटी फ्रीज विलियन के लिए डीजल इंजन में सामान्यतः किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ग्लाइकोल एंड ग्लिसरीन। ग्लाइकोल और ग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है। डीजल इंजन के कूलिंग सिस्टम में एंटी फ्रीज के रूप में सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ होता है वो क्या होता है? ग्लाइकोल और ग्लिसरीन होता है। ठंडे क्षेत्रों में कूलिंग सिस्टम का पानी जो होता है ना, जम जाता है, और अगर कूलेंट जम जाएगा तो क्या होगा? रेडिएटर और सिलेंडर ब्लॉक हो जाएगा और पाइप डैमेज हो सकते हैं। इस समस्या से बचने के लिए एंटीफ्रीज सॉल्यूशन मिलाया जाता है। एंटीफ्रीज कूलेंट को जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कम कर देता है। तो डीजल इंजन में सामान्यतः ग्लाइकोल एंड ग्लिसरीन आधारित एंटीफ्रीज का उपयोग किया जाता है। मॉडर्न व्हीकल में क्या होता है? इथाइल ग्लाइकोल का सबसे ज्यादा यूज होता है। एंटीफ्रीज सिर्फ फ्रीजिंग नहीं रोकता बल्कि क्या करता है? कोरोजन प्रोटेक्शन भी देता है, इसीलिए कूलिंग सिस्टम में लाइफ और इफिशियंसी दोनों बढ़ जाती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, एंटीफ्रीज सॉल्यूशन के रूप में ग्लाइकोल एंड ग्लिसरीन। 73 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ सिलेंडर लाइनर। निम्नलिखित में से कौन सा सिलेंडर लाइनर का एक प्रकार है? तो ऑप्शन सी ड्राई एंड वेट लाइनर, शुष्क एवं नम लाइनर, ड्राई एवं वेट लाइनर। सिलेंडर लाइनर के स्टैंडर्ड टाइप होते हैं ये, ड्राई एंड वेट लाइनर। सिलेंडर लाइनर इंजन सिलेंडर के अंदर लगी एक रिप्लेसमेंट स्लीव होती है। पिस्टन इसी लाइनर के अंदर ऊपर नीचे चलता है। लाइनर का काम क्या है? वियर को कम करना, सिलेंडर सरफेस को प्रोटेक्ट करना। सिलेंडर लाइनर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ड्राई लाइनर और दूसरा होता है वेट लाइनर। ड्राई लाइनर का जो कूलेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रहता है ड्राई लाइनर का, और वेट लाइनर का कूलेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है, इसीलिए इससे कूलिंग बेहतर मिलती है। हेवी ड्यूटी डीजल इंजन में वेट लाइनर काफी कॉमन होता है। एग्जाम में सिलेंडर लाइनर का टाइप पूछा जाए तो ड्राई और वेट लाइनर तुरंत याद आ जाना। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। सिलेंडर लाइनर के दो मुख्य प्रकार यही होते हैं, ड्राई एंड वेट। क्वेश्चन 74 है, हाउ मेनी गियर बॉक्स आर यूज्ड इन फ्रंट व्हील ड्राइव।
फ्रंट व्हील ड्राइव में कितने गियर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी 1। फ्रंट व्हील ड्राइव में यानी FWD फ्रंट व्हील ड्राइव व्हीकल में गियर बॉक्स अरेंजमेंट में एक गियर का उपयोग किया जाता है। तो फ्रंट व्हील ड्राइव होता है व्हीकल में, इंजन और ड्राइव व्हील्स दोनों आगे की तरफ होते हैं। FWD सिस्टम में सामान्यतः गियर बॉक्स और डिफरेंशियल एक ही यूनिट में लगे होते हैं। इस यूनिट को ट्रांसएक्सल भी कहा जाता है। पावर इंजन से गियर बॉक्स में जाती है और फिर सीधे फ्रंट व्हील तक पहुंच जाती है। रियर व्हील ड्राइव के अंतर अलग से प्रोपेलर शाफ्ट और रियल डिफरेंशियल की जरूरत नहीं होती। इससे व्हीकल का वेट कम होता है और स्पेस की बचत होती है। मेंटेनेंस भी अपेक्षाकृत आसान हो जाता है, इसीलिए फ्रंट व्हील ड्राइव सिस्टम में सामान्यतः गियर बॉक्स का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा 1। फ्रंट व्हील ड्राइव में एक गियर बॉक्स ट्रांस एक्सल यूनिट होती है। क्वेश्चन नंबर 75 है, वीबीटी का फुल फॉर्म पूछ रहा है ये। तो वीबीटी का फुल फॉर्म होगा वेरिएबल वाल्व टाइमिंग। वेरिएबल वाल्व टाइमिंग ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। वीबीटी का मतलब क्या होता है? वेरिएबल वाल्व टाइमिंग होता है। ये टेक्नोलॉजी इंजन वाल्व के ओपनिंग और क्लोजिंग टाइमिंग से कंट्रोल की जाती है। इंजन का जो आरपीएम के अनुसार वाल्व टाइमिंग बदल सकती है। लो आरपीएम पर क्या होगा? फ्यूल इकोनॉमी बेहतर होगी, और हाई आरपीएम पे पावर आउटपुट बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा? वीबीटी की मदद से इंजन परफॉर्मेंस और इफिशियंसी दोनों इंप्रूव होते हैं। मॉडर्न पेट्रोल इंजन में ये टेक्नोलॉजी बहुत कॉमन है। इमिशन कंट्रोल में भी इसका उपयोग महत्वपूर्ण होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। वीबीटी का फुल फॉर्म होगा वेरिएबल वाल्व टाइम। तो दोस्तों ये 75 क्वेश्चन मैंने करवा दिए। लास्ट के 56 से थोड़ा तेजी से बिना ऑप्शन को डिकोड किए चला हूँ, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मतलब आज के लिए इतना ही क्या, कंप्लीट हो गया है ये टेस्ट। तो चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना, प्रेस बेल को दबाना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।